उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम गुवाहाटी में एक विशेष आयोजन में शामिल हुए और इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीआरपीएफ की शांति स्थापना में और आंतरिक सुरक्षा में भूमिका पर बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने नक्सलवाद से निपटने और देश में आंतरिक सुरक्षा को स्थापित करने में सीआरपीएफ की भूमिका को उजागर किया। आइए आपको एक विस्तृत रिपोर्ट सुनवा रहे हैं 87वें सीआरपीएफ स्थापना दिवस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर। असम गुवाहाटी में कल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 87वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 86 वर्षों से सीआरपीएफ ने अपने अद्वितीय पराक्रम, धैर्य, साहस और बलिदान के बल पर देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के बिना देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। श्री शाह ने बताया कि स्थापना से लेकर अब तक 2270 से अधिक जवानों ने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। राष्ट्र इन वीर शहीदों को नमन करता है और उनका आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि जवानों के समर्पण और बलिदान के कारण ही देश अनेक बार सुरक्षित रह सका है। देश की आंतरिक सुरक्षा की कल्पना ही नहीं कर सकता कि देश की आंतरिक सुरक्षा अगर सीआरपीएफ न हो तो किस प्रकार से संभाली जा सकती है। इस 86 साल में सीआरपीएफ ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा का मजबूत स्तंभ अपनी कर्तव्यपरायणता के कारण बनकर परफॉर्म भी किया है और परिणाम भी दिए हैं। और इस प्रक्रिया में 2270 जवान अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। मैं जिस मंच से वो सभी जवानों को मनपूर्वक समग्र देश की जनता की ओर से उनके प्रति धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि भी देता हूं। गृह मंत्री ने कहा कि 11-12 वर्ष पहले देश के सामने कई बड़ी सुरक्षा चुनौतियां थीं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाके और पूर्वोत्तर क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बम धमाके, गोलीबारी, बंद और अवरोध आम बात थे। लेकिन आज इन तीनों क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और ये विकास के नए इंजन बनकर उभरे हैं। जम्मू कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व, ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सीआरपीएफ के शहीदों और जवानों के साहस के बिना संभव नहीं था। श्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के 86 वर्ष के इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस समारोह पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम में आयोजित किया गया है, जो पूरे पूर्वोत्तर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की वार्षिक परेड देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर 14 जवानों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 5 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 5 बटालियन को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। श्री शाह ने बताया कि वर्ष 1939 में मात्र 2 बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज 248 बटालियन और लगभग 3.5 लाख जवानों के साथ विश्व का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन चुका है। उन्होंने 9 अप्रैल 1965 को
रण ऑफ कच्छ के सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दिखाई गई बहादुरी का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी कारण हर वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। उन्होंने संसद पर हुए आतंकी हमले और श्री राम जन्मभूमि पर 2005 के हमले को विफल करने में सीआरपीएफ की भूमिका को भी याद किया। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शांति बनाए रखने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अब पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य हो गई हैं और विकास की नई धारा बह रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि सीआरपीएफ और कोबरा बल ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में 45 डिग्री तापमान में 21 दिनों तक अभियान चलाकर नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। सीआरपीएफ के जवानों के भरोसे मैं देश की जनता को फिर से कहना चाहता हूं, फरवरी समाप्त होने आया है। 31 मार्च 2026 को इस देश को हम माओवादी समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त करा देंगे और माओवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं जया भारती। श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के पिछले कई संस्करणों में हमने नागालैंड की विविध जनजातियों के बारे में आपके साथ चर्चा की। आज हम बात कर रहे हैं कोन्याक जनजाति के बारे में। हमारी संवाददाता असुनो ने आज हमें ये एक विशेष रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से नागालैंड में कोन्याक जनजाति विरासत और परंपरा के साथ जहां एक तरफ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं वर्तमान हुए परिवर्तन के साथ भी खुद को आत्मसात कर रही है। तो आइए ये खास आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं। नागालैंड की 17 प्रमुख जनजातियों में कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। अपने चेहरे और हाथों पर बने पारंपरिक टैटू और एक समय की हेड हंटिंग परंपरा के कारण ये जनजाति लंबे समय तक लोगों के आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र रही है। कोन्याक मुख्य रूप से नागालैंड के मोन जिले में निवास करते हैं, जिसे लैंड ऑफ ट्रेडिशन यानी परंपराओं की भूमि भी कहा जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों में भी इनकी आबादी पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र पहाड़ी और अपेक्षाकृत दूरस्थ है, जिसने लंबे समय तक इस समुदाय को बाहरी प्रभावों से अलग रखा। इतिहास के पन्नों में कोन्याक जनजाति का नाम एक योद्धा समुदाय के रूप में दर्ज है। कभी अंतर जनजाति संघर्षों के दौर में हेड हंटिंग केवल हिंसा नहीं थी, बल्कि ये सम्मान, वीरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। युद्ध में शत्रु का सर लाकर अपने गांव में प्रस्तुत करना एक बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी। इससे योद्धा का सामाजिक दर्जा बढ़ता था और उसे विशेष सम्मान मिलता था। हालांकि आजादी के बाद और विशेष रूप से 1960 के दशक में नागालैंड के गठन के बाद ये प्रथा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। अब ये केवल इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इसकी स्मृति आज भी लोक कथाओं और बुजुर्गों की कहानियों में जीवित है। कोन्याक पुरुषों के चेहरे और हाथों पर बने टैटू सिर्फ सजावट नहीं थे, ये टैटू वीरता का प्रमाण माने जाते थे। जिस योद्धा ने युद्ध में शत्रु का सर लिया होता था, उसे विशेष प्रकार का टैटू बनवाने का अधिकार मिलता था। इन टैटू की रेखाएं और आकृतियां उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती थीं। आज नई पीढ़ी में ये परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन बुजुर्गों के चेहरों पर बने ये निशान इतिहास की जीवित पहचान है। कोन्याक समाज में गांव की व्यवस्था भी अत्यंत विशिष्ट है। प्रत्येक गांव की अपनी पहचान और बोली होती है। कोन्याक भाषा की कई उपभाषाएं हैं जो गांव से गांव बदल जाती हैं। पारंपरिक गांव जीवन का केंद्र होता है मोरुंग। मोरुंग एक सामुदायिक छात्रावास की तरह होता था, जहां युवा लड़कों को पारंपरिक ज्ञान, युद्ध कौशल, लोक कथाएं, संगीत और सामाजिक नियम सिखाए जाते थे।
ये सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र था। गांव के प्रमुख को अंग कहा जाता है। अंग का पद अत्यंत सम्मानजनक और प्रभावशाली होता है। उनका घर गांव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अक्सर ये घर लकड़ी की नक्काशी, प्रतीकात्मक आकृतियों और पारंपरिक स्मृति चिन्हों से सजा होता है। अंग न केवल प्रशासनिक प्रमुख होते हैं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक निर्णयों में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोन्याक जनजाति अपने त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। हर साल अप्रैल महीने में वे आवलेंग पर्व मनाते हैं। ये उनका नववर्ष उत्सव है जो वसंत ऋतु और नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। इस अवसर पर रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। ढोल की थाप और लोक धुनों के साथ पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठता है। इसके अलावा अगस्त या सितंबर में लाओ ओंगमो नामक फसल उत्सव मनाया जाता है। ये धन्यवाद और सामूहिक भोज का पर्व है। इस दौरान गांव के लोग मिलकर अच्छी फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग पारंपरिक कथाएं सुनाते हैं और युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश देते हैं। पारंपरिक वेशभूषा कोन्याक संस्कृति की एक और अनूठी पहचान है। पुरुष और महिलाएं रंगीन मोतियों की माला, पीतल के आभूषण, पक्षियों के पंख और स्थानीय सामग्री से बने हस्त निर्मित आभूषण पहनते हैं। उनकी शॉल पर बने डिजाइन विशेष अर्थ रखते हैं जो सामाजिक स्थिति और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। पहले के समय में दांतों को काला करना और चेहरे पर टैटू बनवाना भी उनकी विशिष्ट पहचान का हिस्सा था। आज के समय में कोन्याक समुदाय का जीवन काफी बदल चुका है। पहले वो मुख्य रूप से शिकारी और योद्धा थे, लेकिन अब उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है। वे झूम खेती करते हैं और धान, मक्का तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। इसके साथ ही वे कुशल कारीगर भी हैं। अतीत में वे पारंपरिक बंदूकें बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। आज भी वे बांस और लकड़ी से सुंदर टोकरियां, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और हस्तशिल्प तैयार करते हैं। मोन जिले के गांवों में आज भी शाम के समय बुजुर्ग लोग घर के चूल्हे के पास बैठकर खालाप यानी काली चाय पीते हुए पुराने दिनों की बातें करते नजर आते हैं। ये केवल चाय नहीं बल्कि संवाद और स्मृति का माध्यम है। हाल के वर्षों में सड़क, शिक्षा और संचार सुविधाओं के विस्तार से मोन जिला भी आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। युवा शिक्षा और रोजगार के लिए कोहिमा, दीमापुर और अन्य शहरों की ओर जा रहे हैं। आज कोन्याक समुदाय की पहचान केवल अतीत की हेड हंटिंग परंपरा से नहीं बल्कि उनकी जीवंत संस्कृति, उत्सवों, हस्तशिल्प और सामाजिक एकता से जुड़ी है। वे अपने इतिहास को स्वीकार करते हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी कहानी साहस, परिवर्तन और सांस्कृतिक गौरव की कहानी है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से आसोनुओं की रिपोर्ट के साथ मैं मुनीश शर्मा। श्रोताओं, हाल ही में 25वां भारत रंग महोत्सव भारंगम संपन्न हुआ, जो पूरे देश भर में आयोजित हुआ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से हर वर्ष इसका आयोजन होता है। इसमें नाट्य मंचों के जरिए दर्शकों को बहुत से विविध नाटक देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा में भी कुछ दिनों तक भारंगम उत्सव चला और हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने इस विशेष रिपोर्ट में हमें बताया है कि त्रिपुरा अगरतला में आयोजित इस भारंगम उत्सव में कौन कौन से नाटक देखने को मिले और क्या कुछ विशेष रहा। आइए आपको ये खास रिपोर्ट सुनवाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर से आयोजित विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव 25वां भारत रंग महोत्सव 27 जनवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया। 25 दिनों तक चले इस महोत्सव में देश और विदेश की 228 भाषाओं में 277 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां शामिल की गईं। इनमें कई ऐसे भाषाओं के नाटक भी थे जो कम प्रचलित हैं और जिनकी सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध हैं। इसी क्रम में 8 फरवरी से लगातार 5 दिनों तक त्रिपुरा के रंग प्रेमियों को 5 उत्कृष्ट नाटकों का आनंद लेने का अवसर मिला। अगरतला के नजरुल कला क्षेत्र स्थित आनंद सभागार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के TIE विंग के तत्वाधान में इन प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव ने देश भर के रंग कर्मियों और दर्शकों को एक साझा मंच प्रदान किया। अगरतला में आयोजित प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से नाट्य कला की बहुआयामी छटा प्रस्तुत की। नजरुल कला क्षेत्र के आनंद सभागार में जब अलग अलग प्रदेशों की कहानियां, लोक परंपराएं और रंग शैलियां मंच पर जीवंत हुई तो दर्शकों ने विविधता में एकता की सच्ची भावना को महसूस किया। असमिया, बांग्ला, हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रस्तुत नाटकों ने ये साबित किया कि भले ही भाषाएं और शैलियां अलग थीं, लेकिन भारतीयता की आत्मा सब में समान रूप से प्रवाहित हुई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीआई विंग त्रिपुरा चैप्टर के निदेशक बिप्लव बरकाकोटी ने कहा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय निरंतर रंगमंच की कला को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने और इसे जन जन से जोड़ने के लिए कार्य करता रहा है। इसका मकसद ये है कि आप जो रंगमंच से जुड़े व्यक्तित्व हैं या थिएटर एक्टिविस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनके बीच में एक आदान प्रदान का जो माहौल है वो उसकी चेष्टा करना, और कहीं ना कहीं जो आज की तकनीकी दुनिया में थिएटर खो चुका है हल्का सा, क्योंकि आजकल हर जगह ब्लॉगिंग है, कैमरा है, अपने हाथ में मोबाइल है, तो हम कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं जो एक कहीं ना कहीं चैलेंज की तरह से आ गया है थिएटर के लिए। तो थिएटर को बूस्टअप करने के लिए ओवरऑल एक थिएटर से जुड़े रहने वाले लोग हैं उनको बूस्टअप करने के लिए फेस्टिवल बहुत बड़ा काम करने वाला है। भारत रंग महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि भारतीय रंगमंच की समृद्ध परंपरा, विविधता और सांस्कृतिक एकता का सजीव उदाहरण बनकर सामने आया। इस महोत्सव ने न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी विशेष पहचान स्थापित की। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ मैं प्रशांत कुमार। अरुणाचल प्रदेश के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राज्य में शांति स्थापित करने, पर्यावरण की सुरक्षा करने और आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। तो हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने अरुणाचल प्रदेश से हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। आइए अरुणाचल प्रदेश की राज्य स्थापना दिवस और राज्यपाल के संबोधन पर ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 40वां राज्य स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल भारत का 24वां राज्य बना था। 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता रहा और 20 जनवरी 1972 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। राज्य स्थापना दिवस का मुख्य समारोह ईटानगर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने, शांति बनाए रखने तथा सभी समुदायों के बीच भाईचारे को और मजबूत करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये पल हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान से लेकर आज की संभावनाओं तक हमने कितनी लंबी यात्रा तय की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्वजों के साहस, एकता और दृढ़ संकल्प ने उस अरुणाचल प्रदेश की मजबूत नींव रखी जिसे हम गर्व से आज अपना घर कहते हैं। राज्यपाल ने कहा है कि विकसित अरुणाचल की सरकार की परिकल्पना जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसी दृष्टि है जिसमें नागरिकों को विकास के केंद्र में रखा गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, संपर्क सुविधा और बुनियादी नागरिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। राज्यपाल ने कहा है कि वर्षों के दौरान राज्य ने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिससे मानव विकास, आजीविका सुदृढ़ीकरण और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ये उपलब्धियां प्रत्येक नागरिक की मेहनत, विश्वास और धैर्य का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि अतीत का सम्मान करते हुए हमें आत्मविश्वास के साथ ऐसे भविष्य की ओर देखना चाहिए जो अवसरों, नवाचार और समावेशी विकास से परिपूर्ण हो। साथ ही इस सुंदर और स्वच्छ धरती के संरक्षण के रूप में पर्यावरण संरक्षण, शांति बनाए रखने और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प
दोहराने का आह्वान भी किया गया। राज्यपाल ने युवाओं को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने और सतत विकास को अपनाने पर भी जोर दिया ताकि प्रगति संतुलित और स्थायी बनी रहे। अंत में उन्होंने लोगों से एकता, उद्देश्य और आशावाद के साथ आगे बढ़ते हुए मजबूत अरुणाचल के निर्माण तथा समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की। पूर्वोत्तर डायरी के साथ आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, हमारी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, अपने प्राण निछावर किए। पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसी महान विभूतियां हुई हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं रानी गाइडिनल्यू। रानी गाइडिनल्यू पूर्वोत्तर भारत की वो प्रेरक विभूति हैं जिन्होंने एक छोटी सी आयु में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोहा लिया और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति की रक्षा की, पूर्वोत्तर भारत की संप्रभुता की रक्षा की और स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सुनहरे अक्षरों में उनका नाम आज लिखा जाता है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सामाजिक कार्यों में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। समाज और देश की सेवा में उनके इस अतुलनीय योगदान से उन्हें आज हम एक बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। तो आइए रानी गाइडिनल्यू के व्यक्तित्व पर एक खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत उन महान विभूतियों से सुशोभित है जिन्होंने देश सेवा, राष्ट्र सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए ये विशेष रिपोर्ट सुनते हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लंबी यात्रा में असंख्य वीरों और वीरांगनाओं ने अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। पूर्वोत्तर की भूमि भी त्याग और बलिदान की गाथा से भरी पड़ी है। यह क्षेत्र न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति की गहरी भावना हमेशा से रही है। इन्हीं में से एक थी रानी गाइडिनल्यू, जिन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और अटूट विश्वास से ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पूर्वोत्तर की जनता में स्वाधीनता की चेतना जगाई। ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। है तिरंगा शान अपनी, देंगे इस पे जान अपनी। जन गण मन अधिनायक जय है तेरा संदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले। रानी गाइडिनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। वे जेलियांगरोंग जनजाति से थीं, जो नागालैंड, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है। बचपन से ही उनमें अद्भुत जिज्ञासा, तेज बुद्धि और नेतृत्व के गुण थे। उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक सुधारक जादोनांग से प्रेरणा ली। जादोनांग उस समय ब्रिटिश शासन के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। इसका उद्देश्य था अपनी भूमि, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था की रक्षा करना। वर्ष 1931 में जब ब्रिटिश सरकार ने जादोनांग को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी, तब मात्र 16 वर्ष की आयु में गाइडिनल्यू ने उस अधूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं और ग्रामीणों को संगठित किया और हेरेका आंदोलन की अगुवाई की। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष और अपने समुदाय को आत्मनिर्भर, एकजुट और जागरूक बनाना। गाइडिनल्यू ने कहा था, हम अपने पर्वतों और नदियों की रक्षा करेंगे क्योंकि यही हमारी पहचान है। उनके नेतृत्व में पहाड़ी इलाकों में कई गांवों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने छापामार शैली में काम किया, ब्रिटिश पुलिस चौकियों पर हमले किए और लोगों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खतरनाक महिला घोषित किया और उनके सिर पर इनाम रखा। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे
1932 में रानी गाइदिन्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय वे केवल 17 वर्ष की थीं। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वे नागालैंड, गुवाहाटी और फिर आइजोल की जेलों में रखी गयीं। कारागार की कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने अपने साथियों को संदेश भेजा कि स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने रानी गाइदिन्ल्यू के साहस और नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत की बेटी कहा था, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रानी की उपाधि दी थी। यही कारण है कि वे बाद में रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से प्रसिद्ध हुईं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब वे रिहा की गयीं। उस समय उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता केवल दिल्ली या मुंबई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे हर गांव और हर पहाड़ी तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने जीवन के शेष वर्ष अपने समाज के उत्थान में लगाए। वे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में घूम कर लोगों को शिक्षा, एकता और आत्मनिर्भरता का संदेश देती रहीं। वे सदैव कहती थीं, हम भारतीय हैं और भारत ही हमारी मातृभूमि है। रानी गाइदिन्ल्यू ने अपने क्षेत्र में भारतीय एकता की भावना को मजबूत किया। उन्होंने उस समय भी भारत के साथ जुड़ाव की वकालत की, जब कुछ शक्तियां पूर्वोत्तर को अलग पहचान देने की बात करती थीं। वे दृढ़ता से कहती थीं कि भारत एक है और उसका हर हिस्सा समान रूप से महत्वपूर्ण है। रानी गाइदिन्ल्यू का जीवन हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल मैदानों में लड़ी गई लड़ाई का नाम नहीं, बल्कि ये उन दूरस्थ पहाड़ियों में भी लड़ी गई थी, जहां लोग अपने विश्वास, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। वे पूर्वोत्तर की महिलाओं के लिए एक आदर्श बन गयीं। उन्होंने ये साबित किया कि नारी शक्ति किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए आगे आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत ने ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर स्थान पाया। असम की कनकलता बरुआ ने तिरंगा थामे गोली खाई। मणिपुर की येशेमना पारमबुला ने अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन चलाया। नागालैंड के जादोनांग ने विदेशी शासन को ललकारा और अरुणाचल प्रदेश के मोमिन राय जैसे योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की उस अदृश्य परंतु सशक्त धारा का प्रतीक है जिसने पूरे देश में आत्मबल जगाया। रानी गाइदिन्ल्यू का निधन 17 फरवरी 1993 को हुआ। वे लगभग 78 वर्ष की थीं। भारत सरकार ने उनके योगदान को सम्मानित करते हुए 1996 में उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। मणिपुर और नागालैंड में उनके नाम से कई स्मारक और संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता केवल कुछ महानगरों की देन नहीं, बल्कि ये उन पहाड़ों, वादियों और गांवों की भी देन है जहां रानी गाइदिन्ल्यू जैसी वीरांगनाओं ने अपने जीवन की आहुति दी। रानी गाइदिन्ल्यू की गाथा हमें ये संदेश देती है कि स्वाधीनता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, सत्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी रुकना नहीं चाहिए। आज भी जब पूर्वोत्तर की घाटियों में हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो रानी गाइदिन्ल्यू की आवाज को लेकर आती हो। स्वतंत्रता का दीप जलता रहे, चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों न हो। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।